चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बेटा आप डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं सबसे पहले देखेंगे हम। सर कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल अभी स्टार्ट हुआ ना? नहीं, एक लेक्चर ले चुका हूं मैं लास्ट में, जो है लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो आप बोलोगे इसका अगर इंपेरिकल फॉर्मूला देखोगे आप CnH2nOn, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एक लाइन में आप बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो क्या है, दीज आर द कंपाउंड्स, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट में कंसीडर करते हैं। अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा, हाइड्रेट्स हैं किसके, कार्बन के। ये लाइन भी हम लोग लिख सकते हैं कि these are the hydrates of कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। ठीक है, दूसरा आप देखोगे यहाँ पर जो आपका H2 और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना रहेगा, तो आप बोलोगे 2:1। ठीक है, 2 रेशियो 1 यहाँ पे हाइड्रेट्स का मतलब क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। हाइड्रेट्स का मतलब ये है कि वहां पर H ग्रुप प्रेजेंट है, वाटर ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है, H2O ग्रुप। तो ये आपका हो गया 2:1 में प्रेजेंट है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है ये। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं जो ये फॉर्मूला, इसको दूसरी फॉर्म में भी आपको कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे आप बोलोगे CnH2nOn तो है ही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2O। ठीक है, क्या लिख सकते हो, CH2O। ठीक है, क्लियर, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। तो आप बोल सकते हो ना कार्बन के हाइड्रेट्स हैं कि नहीं, ये देखिए कार्बन है साथ में हाइड्रेट लगा हुआ। ठीक है, अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का जब आप क्लासिफिकेशन करोगे, इस कार्बोहाइड्रेट को जब क्लासिफाई करोगे, तो बेटा यहां पर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ number of monosaccharides. On the basis of number of monosaccharides obtained on the basis of number of monosaccharide obtained on the hydrolysis. अगर हम किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, कोई कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट, कोई मॉलिक्यूल है, अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में इसका अगर हम क्या करवाएंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे, तो हमको कितने तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। ये यहाँ पर बेसिस है कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन। तो पहला बेटा हम बोलेंगे on the basis of number of monosaccharides obtained on the basis of hydrolysis। अगर बात करोगे तो पहला हमारा जो है वो देखते हैं हम लोग, पहला कौन सा होगा, बना लेंगे इसको। पहला हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का क्लास है वो है बेटा, आप बोलोगे बायोमैक्रोमोलिक्यूल में आता है, और उसमें आप बोलोगे मोनोसैकेराइड। पहली क्लास कौन सी है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, पहला मोनोसैकेराइड। दूसरा बेटा आप बोलोगे मोनोसैकेराइड के बाद में डेराइव्ड मोनोसैकेराइड, यानी कि मोनोसैकेराइड में कुछ मॉडिफिकेशन होके उससे बनने वाले जो सैकेराइड होंगे उनको बोलेंगे डेराइव्ड मोनोसैकेराइड। और तीसरा बेटा हम बात करेंगे तो आप बोलोगे ओलाइगोसैकेराइड। क्या बोलेंगे, ओलाइगोसैकेराइड। तो 3 ये हो गए। चौथा जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड्स।
क्या पढ़ते हैं? पॉलीसैकेराइड। क्या पढ़ते हैं बेटा? पॉलीसैकेराइड। और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, जब इनकी बात करोगे आप, इन वाले जो क्लासेस हैं, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी क्लास, ये 3 क्लासेस की बात करोगे, ये तीनों क्लास आप बोलोगे कैसे हैं? तो इनको आप बोलोगे दीज आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक कौन से पेज नंबर पे है, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा है। बेटा एनसीईआरटी में सारा रैंडम लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप एनसीईआरटी अभी मत पढ़िएगा, जब मैं कंप्लीट कर दूं तब पढ़िएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो उसमें बहुत बहुत बेकार, बहुत गंदा से लिखा हुआ है एकदम, तो इधर उधर पूरा रैंडम। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो के अभी ये फॉलो करिए और यही नोट्स पढ़िएगा, सीधा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और फिर मैं बता दूंगा, सारा चैप्टर कंप्लीट होगा, तब आप उठा के एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, है ना? चलिए, तो मोनोसैकेराइड, डेराइव्ड मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे। दूसरा, आप ये जो पॉलीसैकेराइड हैं, बड़े बड़े सैकेराइड हैं, ये किस में आते हैं? तो आप बोलोगे ये हैं बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स। कौन से हैं? ठीक है, चलिए, तो ये कहानी हो गई कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? अब इसमें जो है स्मॉल कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड, डेराइव्ड मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, इनकी सबकी हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। और स्टार्ट करते हैं हम लोग अब मोनोसैकेराइड्स, ठीक है? इनको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला आप देखिए, जो मोनोसैकेराइड है उनके बारे में हेडिंग डाल लेंगे मोनोसैकेराइड। क्या है मोनोसैकेराइड्स? मोनोसैकेराइड की जब बात करोगे तो आप बोलोगे दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑफ कीटोन्स। देखिए, बहुत सिंपल डेफिनेशन है और इसको हम बहुत अच्छे समझेंगे। मोनोसैकेराइड्स क्या है? पॉली हाइड्रोक्सी, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। मोनोसैकेराइड्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है? फिर आप बोलोगे ऑल मोनोसैकेराइड्स, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा, ऑल मोनोसैकेराइड्स अकर्स in D and L फॉर्म। तो ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, डी और एल फॉर्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ठीक है? वहां से लिया गया है। एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी ACP। तो ये एक अकेला ऐसा जो है आपका मोनोसैकेराइड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है? क्योंकि इसमें डीओएल फॉर्म नहीं बनता, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी जितने मोनोसैकेराइड हैं सब ऑप्टिकली एक्टिव हैं और दो आइसोमेरिक फॉर्म बनाते हैं, डी और एल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें मोनोसैकेराइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सर इसका फर्स्ट पॉइंट समझ नहीं आया। यस क्या सर। क्या? इसका फर्स्ट पॉइंट समझ नहीं आया। ठीक है, अभी बता रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट कांट बी हाइड्रोलाइज, यानी कि अब इनको दोबारा हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। वो सिंपल से सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिनको हम दोबारा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, फर्दर इनटू आप बोलोगे स्मॉलर मॉलिक्यूल, सबसे स्मॉलर मॉलिक्यूल, इससे ज्यादा इनको आप तोड़ नहीं सकते हो, बेकार हो जाएंगे, ठीक है?
देखिए पहले पॉइंट में मैंने बोला कि मोनोसेकेराइड आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। आपने दो ग्रुप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटो ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को आप पढ़ते हो कौन सा, CHO ग्रुप, और कीटो ग्रुप को आप क्या पढ़ते हो, बताओ जरा मुझे। कीटोन ग्रुप को क्या पढ़ते हो? CO डबल बॉन्ड आएगा, हाँ, C और O। C डबल बॉन्ड ऐसे O, ऐसा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो ये कीटो ग्रुप होता है। तो देखिए अगर आप एक डायग्राम बनाते हो, ठीक है, देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको, तब समझ में आ जाएगा आपको। एक हमने बनाया 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 कार्बन है, C6 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं डबल बॉन्ड O, और इधर हम लोग लिख लेते हैं H, ठीक है। इधर हम लोग लिख लेते हैं OH, इधर हम लोग लिख लेते हैं H, फिर इधर OH, इधर OH, और इधर आपका हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा COH, ठीक है। और इधर आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा H, ये OH, यहाँ पर आपका H, ये आपका H, और ये H, ये बन गया। अब देखिए इसमें कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 1 ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, और ये 6 नंबर। तो C6 हो गया, ये C6 हो गया। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया C6H12O6 का। अब देखिए मैंने बोला कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, पॉली मतलब ज्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये देखिए ये वाला ग्रुप कौन सा है बेटा, ये वाला ग्रुप CHO ग्रुप है कि नहीं, तो इसको आप क्या बोलोगे, एल्डिहाइड, है कि नहीं है? तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH, देखिए OH कितने हैं यहाँ पर, OH हैं, इतने सारे OH हैं, देखिए ये देखिए, ये देखिए सारे OH हैं कि नहीं, ये देखिए। तो ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, या फ्रक्टोज शुगर, ये ग्लूकोज का मैंने बनाया है, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर फ्रक्टोज बनाएंगे तो उसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, यही है मोनोसेकेराइड। आ गया समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। चलो बहुत अच्छा। तो ये हमने क्या बनाया है, ओपन चेन बनाया है ग्लूकोज का, ठीक है। अब अगर इसका रिंग फॉर्म में आप देखोगे, रिंग फॉर्म में अगर लाओगे तो कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। आपके एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना जरूर आप देख लीजिएगा, रिंग वाला स्ट्रक्चर दिया है आपको शुगर में, राइबो शुगर, डीऑक्सी शुगर, वो वाला ऐसे, ठीक है। तो ये आपका OH हो जाएगा, इधर इधर आपका OH हो जाएगा, ये आपका CH2OH हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका OH हो जाएगा, और इधर आपका OH। तो ये रिंग फॉर्म में ग्लूकोज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। C6H12O6 इस तरीके का स्ट्रक्चर है, डन। यस। चलिए बहुत अच्छा। अब हम देखेंगे इसके मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल आप देखोगे मोनोसेकेराइड का ग्लूकोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का फार्मूला भी आपको पता है C6H12O6, और इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड। क्या है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, ठीक है, ठीक है। दूसरा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हो ब्लड शुगर। ये क्या होती है, ब्लड में शुगर पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लड शुगर, ठीक है। या आप इसको बोलते हो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तरीके से काम करता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में क्या होता है, आपका ये सबस्ट्रेट होता है कि नहीं, इसी का तो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो जाएगा।
या आप बोलोगे इसको डेक्सट्रोज के भी मॉलिक्यूल बनते हैं इससे, ठीक है। तो एक ही बात है, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर, एक तो ये हो गया, दूसरा हम देखेंगे एक जो है स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो एक शुगर होती है जिसको बोलते हैं राइबो शुगर। तो स्ट्रक्चर ऑफ राइबो शुगर अगर आप देखो, ये एनसीईआरटी में दिया भी है और आपको ध्यान भी रखना है, कई बार पूछा भी गया, स्ट्रक्चर ऑफ राइबो शुगर कैसा होगा स्ट्रक्चर। देखिए राइबोस का अगर आप ओपन फॉर्म में देखोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 हुए, क्योंकि राइबो शुगर जो होती है वो पेंटा मतलब 5 कार्बन वाली शुगर होता है, ठीक है, और जो ग्लूकोज होता है वो हेक्सोजेज में आता है, ठीक है, ये पेंटोजेज में है, इसको इसीलिए हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर। देखिए सी पे आप आएगा O डबल बॉन्ड, ये H आपका, इधर आएगा आपका OH, ये आपका आ जाएगा OH, ये आपका आ जाएगा OH, और ये आपका आ जाएगा C पे OH, ठीक है, क्लियर, सब OH राइट साइड, इधर आपका H, इधर आपका H, इधर आपका H और इधर आपका H और OH, ठीक है। अब देखिए ये है आपका ओपन चेन, क्या है, ओपन चेन ऑफ राइबोज शुगर, ओपन चेन ऑफ राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर की ओपन चेन है। सर इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है हमसे? बेटा सर इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है हमसे? हाँ, ये अभी आपका रिंग फॉर्म में जो बना हुआ देखना, जो है टेबल बना हुआ होगा आपका, ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बायोमोलिक्यूल में देखिए टेबल बना हुआ है पूरा डायग्राम, यस सर। उसमें, हाँ उसमें देखिए ऐसे ये बना हुआ है राइबोज का, तो ये स्ट्रक्चर पूछा जाता है आपसे, ऐसे ही स्ट्रक्चर बना लेंगे, बहुत बनाना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 5 ऐसे लिख लो आप, फिर सारी तरफ ऊपर वाले में वो लगा दो, फिर सारी तरफ OH लगा दो राइट साइड, फिर इधर HH आ जाएंगे, बैलेंस क्लियर कर दो, तो ये ओपन चेन हो गया। अब इसको रिंग फॉर्म में लेके जाओगे तो देखो कैसा हो जाएगा, आप बोलोगे OH जो है वो नीचे आ जाएगा, इधर आप पाओगे OH ये आ जाएगा, H ये आ जाएगा, OH ये H आपका, और फिर आपका ये आ जाएगा CH2OH, ठीक है, ये पेंटोज शुगर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं C5, इसको लिख सकते हैं C5H10O5, ठीक है, ये है काम, क्लियर है। अब ये राइबो शुगर पाई कहाँ कहाँ जाती है, तो देखिए ये पाई जाती है आरएनए में, कहाँ पाई जाती है, आरएनए में, फिर आप बोलोगे एटीपी में, एटीपी के अलावा आपका एफएमएन में, और उसके अलावा आप बोलोगे एनएडी में, ठीक है। इन सब में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, राइबोज शुगर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कई बार। सर एफएमएन क्या है? ये बेटा आप लोग जो है उसमें फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे सर के साथ में, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड करके ऐसे रहता है, ठीक है। ओके सर। चलिए अब आगे इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो डेराइव्ड मोनोसैकेराइड है उनकी बात करते हैं। चलिए दूसरा हेडिंग, सब हेडिंग इसमें जो दूसरा हेडिंग था वो क्या था, डेराइव्ड मोनोसैकेराइड, पहला मोनोसैकेराइड हो गया, दूसरा डेराइव्ड मोनोसैकेराइड। अब डेराइव्ड मोनोसैकेराइड की जब भी आप बात करोगे तो डेराइव्ड मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, देखिए एग्जांपल में देखिए आप, सबसे पहले तो एग्जांपल में डेराइव्ड मोनोसैकेराइड में आप देखोगे यहाँ पर डीऑक्सी शुगर होगा, कौन सा होगा, डीऑक्सी शुगर होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे डीऑक्सी शुगर जो होगा वो क्या है, डीऑक्सी जो ऑक्सीजनेशन होगा उसमें राइबोज का, इसमें हम लिख लेंगे डीऑक्सीजनेशन ऑफ राइबोज, ठीक है।
तो जो राइबोज शुगर था उसमें से हम डीऑक्सीजनेशन कर देंगे, मतलब ऑक्सीजन को हटा देंगे। कहां पर? तो आप बोलोगे कार्बन नंबर कौन सा आपका 2। तो कार्बन नंबर 2 से हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर बना के भी इसको समझ सकते हैं। ये एक मैंने अभी डायग्राम बनाया, पीछे आपको दिखाया मैंने कि किस तरीके का डायग्राम होता है राइबोज शुगर का। पेंटोज शुगर है, ये आप देखोगे यहाँ पर आपका OH, इधर आपका H, यहाँ पर आप ऐसे बना लोगे। फिर आप देखोगे यहाँ पर क्या आपका OH सब नीचे है, H, इधर आपका क्या H, OH, फिर यहाँ पर आपका OH CH, ये था, और ये H। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम था। इसको हम बोल रहे थे डीऑक्सीराइबोज शुगर, सॉरी इसको बोल रहे थे हम राइबोज शुगर। अब इसमें हमने बोला क्या किया जाए, डेराइव्ड मोनोसैकेराइड कैसे हो जाएगी, जो कि मोनोसैकेराइड से बनी हुई। ये तो आपका C5H12O6 ही है, सॉरी C5H10O5। ठीक है, अभी तो सेटिस्फाई करेगी ये फॉर्मूला। हाँ ठीक है, तो लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा H2O5। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन हटा दिया। किस नंबर का ऑक्सीजन हटाया, 2 नंबर का। तो 2 नंबर कौन सा होगा हमारा, तो ये देखिए ये है 1 नंबर, यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर से हमने क्या किया, 2 नंबर कार्बन से हमने क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया। तो जब इसका डायग्राम हमको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इसका जो चार्ट वो आप देखोगे जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बाकी सारा सेम रखना है आपको, केवल यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिलेगा इस वाले 2 नंबर पे। तो मैं रेड से बना दे रहा हूँ इसको। यहाँ पर आपका देखिए 2 नंबर से ये ऑक्सीजन हट जाएगा, ये वाला, ये हट रहा है ऑक्सीजन की नहीं, ये वाला। तो ये जब हट जाएगा तो आपका H बचेगा सिर्फ, बाकी जगह पे सेम रहेगा। तो बाकी जगह पे हम वैसे लिख लेंगे HOH, इधर हम लोग लिख लेंगे H, इधर लिख लेंगे OH, यहाँ पर H, ये आपका CH2, इधर आपका हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपको मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज आपने पढ़ा होगा डीएनए, तो डीएनए में प्रेजेंट होता है, बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात कि नहीं सर? तो फिर ये कंपाउंड स्टेबल कैसे होता है? क्या बेटा, ये कंपाउंड स्टेबल कैसे होता है? अब ये बेटा केमिस्ट्री वाले सर आपको बायोमोलिक्यूल 12th का पढ़ाएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। केमिस्ट्री पे हमको नहीं जाना है, हमको बस स्ट्रक्चर का इसका जो है वो सारी चीजें देखना है। तो डीऑक्सीराइबोज केमिस्ट्री वाली, क्या बेटा? सर ये तो बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री जैसे ही है। हाँ केमिस्ट्री में है ये चैप्टर, लेकिन केमिकल एस्पेक्ट में जो भी चीजें हैं ना, आपको कौन सा स्टेबल है कौन सा लेस स्टेबल है, वो सारी मैकेनिज्म का पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हम लोगों के उसमें नहीं है। ठीक है, वो आपको केमिस्ट्री वाले से डिस्कस करें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में। इसके बाद में आप देखोगे जो आपका DOL फॉर्म होती हैं, वो आपको पता है जो प्लेन पोलराइज लाइट होता है उससे जब हम पास करते हैं, है ना, तो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेशन होता है उसमें DOL फॉर्म की सैकराइड्स बनती हैं, DOL फॉर्म के मॉलिक्यूल रोटेशन करने को दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसके बाद में बात आती है कि आपका कुछ डेराइव्ड शुगर और भी होती हैं, जैसे कुछ एग्जांपल मैं और लिखे दे रहा हूं, एमाइनो शुगर। एमाइनो शुगर भी क्या है, डेराइव्ड शुगर है। एमाइनो शुगर के बाद में आप बोलोगे शुगर एसिड, ये भी आपका क्या है, डेराइव्ड शुगर है। फिर आप बोलोगे शुगर एल्कोहल, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, डेराइव्ड शुगर है। अब इनके एग्जांपल हम देख लेते हैं एक एक करके। एमाइनो शुगर की जब बात करोगे तो यहाँ पर एमाइन ग्रुप लगेगा और इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोसामाइन।
ऐसे ही शुगर एसिड की जब बात करोगे आप तो उसमें आ जाएगा ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड, और ग्लूकुरोनिक एसिड के अलावा आप बोलोगे एस्कॉर्बिक एसिड। और उसके बाद शुगर एल्कोहल की बात करोगे तो इसमें आपने पढ़ा होगा एक मैनिटॉल, बॉटनी में, ठीक है। कहां प्रेजेंट होता है, किसका स्टोर मटेरियल है, कुछ याद नहीं आप लोगों को, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जो है उसका स्टोर मटेरियल होता है मैनिटॉल, ठीक है। तो वो शुगर एल्कोहल होता है, ठीक है, क्लियर। अब अगर कोई आपसे पूछता है कुछ एल्डोज और कीटो शुगर के एग्जाम्पल बताओ, कुछ एल्डोज और कीटो शुगर के एग्जाम्पल बताओ, कीटो शुगर। तो देखिए एग्जाम्पल हम बता सकते हैं उनको, कोई इश्यू नहीं है। आप बोलोगे ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड एल्डोज शुगर हो। दूसरा बोलते हो आपका एरेथ्रोज, फिर आप बोल सकते हो राइबोज, फिर आप बोल सकते हो हेक्सोज या ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हो गई कीटो शुगर के। ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो कीटो शुगर में तो इसमें आता है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। फिर आपका आता है दूसरा एरिथ्रुलोज, फिर आप देखिए इसके बाद में क्या आता है रिबुलोज, फिर आप रिबुलोज के बाद में बात करोगे तो आता है फ्रक्टोज। ये पूछा जाता है, फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्डोज शुगर कौन सी है, तो आप बोलोगे ग्लूकोज एल्डोज शुगर है और कीटो शुगर कौन सी है, फ्रक्टोज। जबकि इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है और इसका भी C6H12O6 होता है, केवल इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, फ्रक्टोज शुगर और ग्लूकोज, ठीक है। सर ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। बेटा आइसोमेरिज्म मुझे नहीं आता है, वो केमिस्ट्री में आप सर से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे क्या आइसोमेरिज्म पता होगा, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा शायद, आई थिंक, ना मुझे याद नहीं है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा, ठीक है। फंक्शनल भी हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं आपके ओलाइगोसैकेराइड्स की। तो तीसरा हमारा जो था, जो है सिंपल शुगर में, उसमें आपका बायो माइक्रो शुगर्स में या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में तीसरा जो था वो कौन सा था आपका, ओलाइगोसैकेराइड। ओलाइगोसैकेराइड की जब बात करोगे आप तो यहाँ पर आप बोलोगे ओलाइगोसैकेराइड में आपका कितना होगा, तो ओलाइगोसैकेराइड में आप बोलोगे जो है 2 to 10 सब यूनिट, 2 to 10 सब यूनिट ऑफ या ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। अगर हम कोई बड़ा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और उसको तोड़ देते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू, तो हमको 2 से 10 यूनिट के मॉलिक्यूल अगर मिलते हैं तो उनको हम ओलाइगोसैकेराइड में लिखते हैं। ओलाइगोसैकेराइड, ओलाइगो मतलब होता है फ्यू, सैकेराइड मतलब शुगर, तो कुछ शुगर हैं, कितनी शुगर है, तो 2 to 10 सब यूनिट की शुगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ओलाइगोसैकेराइड की क्लास में आते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर लिखोगे तो आपका 2 के बाद में, है ना, 3 से चालू करोगे आप, और आपका कितना, तो आप बोलोगे n की पावर 10, मतलब n 10th तक, मतलब ये आपका जो है 2 3, तो ये तो रहेगा नहीं आपका, 3 से लेके ये तक, यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ओलाइगोसैकेराइड,
2 वाला कैसा हो जाएगा, डाइसैकेराइड, तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड में नहीं रख सकते हैं, डाइसैकेराइड। ठीक है, ये डाइसैकेराइड। ठीक, अब देखिए यहां पर आप बोलोगे बाय द कंडेंसेशन, बाय द कंडेंसेशन process, formation of small carbohydrate, ठीक है, बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए जैसे एक मॉलिक्यूल है आपका, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का, और इसमें आप बोलोगे क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, और क्या निकल गया, वाटर निकल गया। तो वाटर निकलने के बाद एक मॉलिक्यूल बना है, एक मॉलिक्यूल बना है, तो ये आपका क्या हुआ, ये ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोनोसैकेराइड के, सॉरी डाइसैकेराइड के, मोनोसैकेराइड के तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डाइसैकेराइड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपसे वो पूछता है क्वेश्चन वहां पर, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। तो यहाँ पर हेडिंग हम डाल लेंगे क्या, आपका डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड में हम पढ़ लेंगे यानी कि 2 शुगर वाले मॉलिक्यूल, डाई मतलब 2, सैकेराइड मतलब शुगर, तो 2 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के डाइसैकेराइड बनते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपका पहला जो पार्ट है, जो पहला है वो है माल्टोज एग्जाम्पल। कौन सा, माल्टोज। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, आप जरूर इस टॉपिक को पढ़िएगा अच्छे से। माल्टोज का दूसरा जो है आप देखोगे, इसको हम बोलते हैं माल्ट शुगर। क्या बोलेंगे, माल्ट शुगर, या आप बोलोगे इट इज द इंटरमीडिएट ऑफ स्टार्च डाइजेशन। जब स्टार्च का डाइजेशन होता है तो ये इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट ऑफ स्टार्च डाइजेशन। ठीक है, तो इंटरमीडिएट है ये स्टार्च डाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए सीड है, सीड्स जो होते हैं ना, सीड है, सीड में स्टार्च रहता है स्टोर। स्टार्च का डाइजेशन देखो कैसे होता है, स्टार्च डाइजेशन में देखिए स्टार्च था, सीड में स्टार्च स्टोर रहेगा। अब स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद क्या आप बोलोगे, ये क्या बनाता है, डेक्स्ट्रिन। क्या बनता है, डेक्स्ट्रिन। और डेक्स्ट्रिन से क्या बन जाता है, तो आप बोलोगे बन जाता है माल्टोज। ये तो मैंने बोला कि ये इंटरमीडिएट है स्टार्च के डाइजेशन का, और उसके बाद में क्या बन जाता है, इसी से ग्लूकोज। ठीक है, ये कहानी हो गई आपके उसके माल्टोज के डाइजेशन की। अब हम बात करते हैं इसके जो है स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका माल्टोज है ये बना हुआ होता है आपके दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं और वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द माल्टोज। तो हम बना लेते हैं साइक्लिक फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर आपको केमिस्ट्री की बुक में मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ऐसे बहुत आसान है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप बोलोगे ये H, ये OH, ये आपका हो जाएगा OH, ये H, इधर आपका OH H, और ये आपका CH2OH। इधर आप आइए, 1 नंबर पे आप बोलोगे H, ये OH, इधर आप पाओगे H OH, इधर आपका OH H, और फिर आपका ये आ जाएगा CH2OH। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए
इन ये जो बन रहा है स्ट्रक्चर, ये देखिए ये कार्बन नंबर आपका 1 है कि नहीं, और ये कार्बन नंबर 1 है, दूसरा ये है कार्बन नंबर, तीसरा ये है, चौथा बेटा ये है, पांचवा ये कार्बन है, और छठा वाला ये कार्बन। ऐसे इधर भी एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा कार्बन ये है, चौथा ये है, पांचवा ये, और ये छठा कार्बन। ठीक है, तो जो दोनों ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं डी ग्लूकोज के, ये जुड़ कैसे रहे हैं देखिए आप। तो आप बोल रहे एक आपका ग्लूकोज है, उसका ये वाला देखिए स्ट्रक्चर C1, और दूसरे का जो C4 है उससे जुड़ा है कि नहीं, तो आप बोलोगे यहाँ पर अल्फा 1,4 ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए ये कहानी होगी। ठीक है, क्लियर है। ये बॉन्ड पूछता है आपको कि माल्टोज किससे मिलके बना, तो आप बोलोगे शुगर की 2 यूनिट से मिलके बना हुआ, जिनके बीच में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कहानी होगी, समझ में आई बात। yes. आगे बढ़े, yes. चलिए गुड। तो ये क्लियर हो गया सभी को। अब आगे बेटा हम इसके बाद में देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, हालांकि ये सब आपको पता ही है, इतना केमिस्ट्री आता है सभी को आपको। तो वाटर जो है यहाँ से डिहाइड्रेशन के फॉर्म में निकल जाएगा। तो डाइसैकेराइड ये आपका हो गया पहला माल्टोज। ठीक है, माल्टोज के अलावा आप बोलोगे सुक्रोज होता है कि नहीं होता, सुक्रोज के अलावा और कौन सा होगा आपका, लैक्टोज होगा, ट्रिहेलोज होगा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। डाइसैकेराइड में माल्टोज पढ़ लिया है, दूसरा आपको पढ़ना है जो है क्या बोलते हैं उसको, लैक्टोज, और तीसरा आपको पढ़ना है सुक्रोज। 3 ही पढ़ने हैं बस। ठीक है, पहला हमने कुछ डिस्कस कर लिया, दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा लैक्टोज, ये भी डाइसैकेराइड। लैक्टोज की जब बात करोगे आप, तो लैक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं, ये लैक्टोज जो है ये मिल्क शुगर है। लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं मिल्क शुगर, मिल्क शुगर है। और इसको आप बोलोगे ये लीस्ट स्वीट, सबसे कम मीठी शुगर में आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो बना होता है, ये बेटा कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे ये जो बना होता है गैल मतलब गैलेक्टोज, इसमें बॉन्ड जो होता है वो होता है β1 β4 ग्लूकोज। ठीक है, अब हम बना ले सकते हैं इसको। ठीक है, लैक्टोज कैसे बनाएंगे, देखिए हमें पता है, एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे इस तरीके से। इसका सारे मिल्क में पाया जाता है ये, हाँ मिल्क में पाया जाएगा, सारे मिल्क में, मदर मिल्क और काउ मिल्क होता है ये। हाँ सब में बेटा होता है लैक्टोज, सब में। तो यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 हो गया आपका, ये कार्बन नंबर 1 बीटा फॉर्म की है गैलेक्टोज, इसको हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज। और ये बेटा क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज। अब देखिए ये C1 है आपका, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप आओगे तो इसका बाकी तो सब ऐसे ही H लिख लो, यहाँ OH लिख लो, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ आपका H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा H, और ये आपका हो जाएगा CH2OH। ये कहानी हो गई, और ये ऐसी कहानी हो गई आपकी, ये क्लियर। अब देखिए इधर भी आपका हो जाएगा CH2OH। ठीक है,
और फिर आपका ये हो जाएगा आपका, इधर आप लिख लोगे OH, ये H हो जाएगा, और फिर ये H, ये OH, ये आपका OH। तो ये देखिए ये वाला जो बॉन्ड बनना है, ये देखिए C1 और ये C4 के बीच में बनना है कि नहीं ये वाला। तो आप बोलोगे स्टार्ट करोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनना हो किसके किसके बीच में बनना है। तो बीटा गैलेक्टोज का कितना नंबर, 1 नंबर। बीटा ग्लूकोज का कितना नंबर, आप बोलोगे 4 नंबर। तो यही तो बॉन्ड बनना है, देखिए ये वाला पूरा। और यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा डिहाइड्रेशन से। तो इस तरीके से ये लैक्टोज या मिल्क शुगर, या इसको हम बोलते हैं लीस्ट स्वीट शुगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब तीसरा हमारा जो शुगर बचा हुआ है उसकी बात करते हैं। और तीसरा शुगर जो है 3 नंबर पे, वो कौन सा है, तो आप बोलोगे सुक्रोज। चलिए भाई सुक्रोज को देखते हैं। सुक्रोज को हम बेटा बोलते हैं कि ये, इसके और बहुत सारे नाम है, जैसे केन शुगर, क्योंकि ये कहाँ से, गन्ने से निकाला जाता है केन शुगर। या इसी को बोलते हैं टेबल शुगर, क्योंकि ये हमारे खाने की टेबल पे होता है। कुछ भी हो तो शुगर ले आओ, है ना, टेबल शुगर। या इसी को हम बोलते हैं कॉमन शुगर, कॉमन शुगर। या आप बोलोगे कॉमर्शियल शुगर, खाने के लिए बेचते हैं इसको। तो ये सुक्रोज हो गया। अब ये बना किससे होगा, तो आप बोलोगे ये बना होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज अल्फा 1 और बीटा 2 फ्रक्टोज। अल्फा 1 बीटा 2 फ्रक्टोज से बना होगा। देखिए जब इसके डायग्राम को आप बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ग्लूकोज का तो डायग्राम बनाना सीख ही गए हो आप लोग, आप बस पहचान लेना वहां पर, बाकी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे जब बनाओगे आप, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका OH, H, OH, H, H, ये आपका इधर H, OH, CH2, OH। ठीक है, और इधर आप बोलोगे ये आपका O हो जाएगा, ये फ्रक्टोज का डायग्राम हम बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग यहाँ से चालू करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 6 नंबर। ठीक है, तो 6 कार्बन का ये भी है, लेकिन इसका जो देखिए स्ट्रक्चर बनना, इसका रिंग जो है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे ये जो रिंग है ये फ्यूरॉन रिंग है, 5 कार्बन रिंग। ठीक है, सॉरी 4 कार्बन है इसमें और 5वां ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये फ्यूरॉन रिंग होगा। इधर देखिए आप रिंग में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 है, तो इसको बोलते हैं पायरॉन रिंग। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बीच में देखिए डिहाइड्रेशन होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर बाहर निकलने के बाद में यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा है बॉन्ड, देखिए तो आप बोलोगे यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ग्लूकोज अल्फा 1 बीटा 2 फ्रक्टोज। ये बॉन्ड आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये आपके 12th की जो बायोमोलिक्यूल है उसमें दिए हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछा भी गया बहुत बार। ठीक है, तो ये 3 शुगर थी जो डाइसैकेराइड थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसको। चौथा एक और शुगर है, ट्री हेलोज बोलते हैं उसको। ट्री हेलोज जो होता है उसमें अल्फा 1 और अल्फा 1 ग्लूकोज का जो है बॉन्डिंग देखने को मिलता है, और वो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो है लिम्फ में जो है पाया जाता है। ठीक है, ये शुगर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन बनता है आपका, पूछता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी। तो रिड्यूसिंग शुगर जो रिड्यूस हो जाती हैं उनको रिड्यूसिंग बोलते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं, जो रिड्यूस नहीं होती। तो रिड्यूसिंग शुगर में आपके जो है कौन से जो है आ जाएंगे, तो आप बोलोगे जो सुक्रोज और माल्टोज ये सब ये रिड्यूसिंग में आ जाएगा। नॉन रिड्यूसिंग में कौन आ जाएगा, तो आप बोलोगे सुक्रोज एंड ट्री हेलोज,
ये कैसे हैं, नॉन रिड्यूसिंग। और रिड्यूसिंग में कौन आ जाएगा, ऐसे माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ, ये सब रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कई बार। ठीक है, तो और बाकी मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं होती ना, केवल आपसे एग्जाम्पल ही पूछता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, हालांकि एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, शुगर में हम लोग जो है एक सोल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं फैलिंग सोल्यूशन, वो हम लोग डालते हैं। तो वहां पर क्या होता है आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, बेंडिक या फैलिंग टेस्ट जो बोलते हैं इसको, तो उसमें डालते हैं। तो वो क्या करता है, जो क्यूप्रिक आयन होते हैं वो क्यूप्रस आयन में चेंज हो जाते हैं। इसमें चेंज होते हैं, क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस में चेंज हो जाते हैं, तो आप बोलोगे रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, और अगर चेंज नहीं बेनेडिक्ट हो, टेस्ट जो होता है, हाँ बेंडिक टेस्ट जो होता है बेटा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, बताओ तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बताए। देखिए, रिड्यूसिंग शुगर की जब बात करते हो आप, तो रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर में आप बोलोगे जो बेंडिक रिजेंट होता है उसमें क्या होता है, जो है आपका क्यूप्रिक आयन होते हैं। क्यूप्रिक जो रिजेंट होता है यूज करते हैं वो बेंडिक रिजेंट, और ये क्या करता है, शुगर को रिड्यूस कर देता है। अगर शुगर रिड्यूस हो गया तो ये चेंज हो जाता है किसमें, तो आप बोलोगे ये चेंज हो जाता है आपका क्यूप्रिक से क्यूप्रस आयन, इसमें क्यूप्रस आयन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट जो हम करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिक्ट एंड फेलिंग टेस्ट। ठीक है, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ, आप देखोगे क्या, ग्लूकोज, पहले यही टेस्ट था इन यूरिन, तो यूरिन में अगर ग्लूकोज होगा तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं बेंडिक्ट या फेलिंग टेस्ट। ये करते थे पहले, अब तो खैर एडवांस आ गया, ग्लूकोज लेवल ही मेजर कर लेते हैं, लेकिन पहले इस तरीके के टेस्ट करते हैं कि यूरिन में ग्लूकोज है कि नहीं। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। यस सर। तो इसमें मोनोसैकेराइड, माल्टोज, लैक्टोज ये सब आ जाएंगे। ठीक है, लिख लेना है यहाँ पर, मोनोसैकेराइड भी। और जो रिड्यूस नहीं होंगी शुगर वो कैसे हो जाएंगी, नॉन रिड्यूसिंग, तो सुक्रोज और टी हेलोज दो एग्जांपल उसके हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को। यस सर। सर चलिए, अगर मतलब यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम होगी? बेटा तो इसका मतलब है किडनी हमारी काम नहीं कर रही ना सही से, तो इसका मतलब शुगर है, वो उसको डायबिटीज है, वो डायबिटिक है। ठीक है, ओके सर। चलिए अब देखिए, आपका थोड़ा केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत, मैं बस ज्यादा तो मुझे नहीं है, थोड़ा बहुत मैं बताया दे रहा हूँ जितना पता है। एनामर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एनामर, तो एनामर क्या होते हैं, दे ओनली एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म। तो जब कोई मॉलिक्यूल जो है साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है तभी एनामर एग्जिस्ट करते हैं, ओपन चेन में नहीं एग्जिस्ट करते। तो एनामर देखिए होते क्या है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, एनामर्स आर आइसोमर्स। क्या है, आइसोमर ही हैं, दैट आप बोलोगे डिफर्स इन orientation of group at enameric carbon। एनामर्स आर आइसोमर्स, आइसोमेरिक फॉर्म है जो डिफर होंगे ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप एट एनामेरिक कार्बन। तो एनामेरिक कार्बन के ऊपर जो ग्रुप होगा वहां पर आप देखोगे आइसोमेरिक जो है फॉर्म में डिफर दिखेंगे, ओरिएंटेशन उनका अलग होगा, उसी को हम एनामर बोलते हैं। ठीक है, इसको आगे हम ऐसे लिख सकते हैं कि विच इज क्या होगा, विच इज फर्स्ट कार्बन ऑफ द रिंग का पहला कार्बन होगा, और आप बोल सकते हो कार्बन इन्वॉल्व्ड इन हेमी एसिटल और हेमी कीटल
ये आपको हेमीएसिटल और हेमीकेटल ऐसे नहीं समझ में आएगा। हेमीएसिटल और हेमीकेटल जब जो है आपका क्या बोलते हैं जब रिएक्शन हम करवाते हैं तो बीच में इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, तो उसी को हेमीएसिटल, अगर एसिटाइल वो ग्रुप है उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो एसिटाइल बनेगा, और कीटोन ग्रुप है तो हेमीकेटल बनता है, ठीक है। तो उससे तो एनामर आर आइसोमर दैट डिफर इन द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप at anomeric carbon which is first carbon of the ring or the carbon involved in the hemiacetal or hemiacetal formation, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, उसको हम एनामेरिक कार्बन बोलते हैं या एनामर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको समझना यह है कि if functional group present at enameric carbon is below the ring, अगर रिंग के नीचे प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, देन इट इज अल्फा एनामरिक, ठीक है, और वाइल it is beta enamor when it is above the ring। याद करिए मैंने अभी पीछे बताया अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट क्या था। देखिए जैसे मान लीजिए डी ग्लूकोज है आपका, ये सॉरी ये डी ग्लूकोज है आपका, एक नंबर कार्बन ये है, एक नंबर कार्बन है यहाँ पर, एक नंबर कार्बन पर अगर ये देखिए आपका OH जो है अबव द रिंग, रिंग के ऊपर साइड में प्रेजेंट है तो इसको हम बीटा बोलेंगे, ठीक है, बीटा एनामर बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज। अगर यही काम क्या होगा कुछ इस तरीके से हो कि H ऊपर और OH नीचे, तब इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा एनामर हो जाएगा। समझ में आई ये बात कि नहीं सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अब इसके बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक और छोटा सा टॉपिक है जो आपके केमिस्ट्री में पूछा जाता है, इपीमर। शायद पढ़े हो आप लोग, इपीमर पढ़ा है? यस सर। हाँ, इपीमर का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे इपीमर आर आइसोमर्स, ये भी आइसोमर ही होते हैं, आइसोमर्स दैट different in orientation of groups at any chiral center, ठीक है, except penylate, penultimate and एनामेरिक। तो आप बोलोगे जैसे ये आपका देखिए ग्लूकोज बनाए थे आप 1 2 3 4 5 6, ये CHO और ये आपका CH2OH। तो इस वाले ग्रुप को अगर आप छोड़ दो, इस वाले ग्रुप इसको छोड़ के अगर किसी भी कार्बन पर, और ये फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दो, एनामेरिक ग्रुप जो है इसको छोड़ दो, पहले उसको लास्ट वाले दो, अगर किसी भी इन तीनों में से किसी पर भी चेंज अगर OH का ओरिएंटेशन इधर से उधर होता है तो वो इपीमर बन जाता है उसका। जैसे देखिए 1 नंबर था, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो ग्लूकोज के 3 इपीमर है, कितने हैं? 3 इपीमर। देखिए कौन कौन से इपीमर 3 है। तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से लिखे थे, ग्लूकोज का डायग्राम बनाए थे। यहाँ पर आपका OH, ये आपका H, ये OH, ऐसे था 1 2 3 4 5, ये OH, और इधर आपका H, ये आपका H, ये आपका OH और ये H। तो अगर आप देखो, अगर चेंज कर दो, क्या आप बोलोगे एक ग्लूकोज के 3 इपीमर है। पहला इपीमर देखिए किस पे है, कार्बन नंबर 2 पे। अगर 2 पे हम इसको उल्टा कर दें, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें,
तो जो इपीमर आपका आएगा उसको आप क्या बोलोगे, मैनोस। ग्लूकोज का पहला इपीमर मैनोस, कितने नंबर पे, 2 नंबर कार्बन पे। अगर 3 नंबर पे हम यही काम कर दें, ये देखिए 3 नंबर है, अगर हम 3 नंबर पे ऐसा कर दें, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तब आपका हो जाएगा मैनोस के बाद में एलोस। और अगर यही 4 नंबर पे कर दें, ये 3 नंबर पे हो गया, अगर ये 4 नंबर पे कर दें, यहाँ पर C4 4 नंबर पे कर दें, तो क्या बनेगा, गैलेक्टोस। 4 नंबर पे अगर ऐसा कर दें, इसको इधर कर दें, उसको उधर कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, गैलेक्टोस। तो 3 इपीमर हो गए किसके, ग्लूकोज के। ये डी ग्लूकोज है तो यहां से क्या बने, डी मैनोस, डी एलोस, डी गैलेक्टोस। ठीक है, क्लियर है। गैलेक्टोस को हम ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, इसको लिख लेने से, ब्रेन शुगर, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है गैलेक्टोस। ठीक है, अब इसके बाद में आप बोलोगे यहाँ पर आपका ये तो सारा मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा वाला भी बता दिया मैंने। ठीक है, और फ्रक्टोज सबसे मीठी शुगर होती है, स्वीटेस्ट शुगर में आती है। ठीक है, फ्रक्टोज, वो ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, लेकिन टॉपिक क्या आएगा, टाइम हो गया है। ठीक है, अगली बार हम लोग क्लास में पढ़ेंगे जो है कौन सा टॉपिक, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड, उसके बाद प्रोटीन्स को कवर कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, इतना तैयार करिए। ठीक है बेटा, सर इसका फर्स्ट लेक्चर की वीडियो भेज दोगे आप ग्रुप में? बेटा अपलोड होगा, देख लेना, चले जाना, वो मैम आपको कर देंगे, मैम से बोल देना। ठीक है, दिव्या मैम से। ओके सर। या जहां आप वीडियो देखते हो ना, उसी लिंक पे चले जाना, सब वीडियो मिल जाएंगे आपको। जहां पुराने लेक्चर पड़े हुए हैं ना यूट्यूब पे, उसी पे चले जाना, सब मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है ठीक है बेटा।